आहे हेलो स्टूडेंट्स, सभी को स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज से इस नए चैनल में ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा, और यदि अब इस क्लास में कुछ और भी चीज़ ऐड करना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से और अगर कुछ ऐड करना हो तो हम ज़रूर ऐड करेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग फिजिकल साइंस का क्लास करेंगे, और फिजिकल साइंस के क्लास में हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी को हम लोग 3 हिसाब में बांटे हैं। सबसे पहले हम लोग वर्क के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, फिर जब नेक्स्ट हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग पावर के ऊपर और फिर एनर्जी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और साथ ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जितना पॉसिबल हो सके वो डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का रिव्यू मुझे अगर अच्छा लगा, अगर आप लोगों का देख रहे हैं कि आप लोग भी इंटरेस्ट इसमें आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सके, जिससे आप लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में समझेंगे कि वर्क होता क्या है। अब जैसे कि देखिए, वर्क का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे। वर्क का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका पोजीशन चेंज होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल के तौर से समझा रहे हैं, जैसे ये एक पेन है, तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हम अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पेन क्या किया, मूव किया। तो जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और पेन में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि वर्क हुआ। तो वर्क जो होगा वो बिना फोर्स और बिना डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन इनवैलिड होगा। मतलब हम लोग का वर्क में जो है उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब फोर्स अप्लाई किए तो पहले पेन यहाँ था, जब फोर्स अप्लाई किए तो ये पेन यहाँ से यहाँ गया। तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो डिफरेंस जो हो रहा है उनके पोजीशन में वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो फोर्स के बदौलत ये चीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन। ठीक है, तो वर्क का मतलब होता है क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो या ऑब्जेक्ट का शेप साइज में कोई चेंज ऑब्जर्व अगर हम कर पाए, तो हम बोलेंगे कि उसमें हम लोग का वर्क डन होगा। आया बात समझ में? तो वर्क का मतलब हुआ क्या, वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं। वर्क क्या है, वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वर्क को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जा रहा है। ये अगर इसका इनिशियल पोजीशन ए है, जब हम F फोर्स इसमें अप्लाई किए तो हम क्या देखें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ आया ये हम लोग का बी पोजीशन आया। तो बाई अप्लाइंग फोर्स और यहाँ से यहाँ जो है ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट है एस। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण ही हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वर्क डन हुआ है। आया बात समझ में? तो इसी वजह से ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों का एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग का क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर दो प्रकार का क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। जैसे कि फोर्स में हम लोग का मैग्नीट्यूड मतलब नंबर्स, और डायरेक्शन मतलब कौन से डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई किए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कि साउथ डायरेक्शन में कि वेस्ट की ईस्ट कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो ये जब डायरेक्शन रहता है इसमें तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसमें बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गाड़ी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड में कोई हम लोग का डायरेक्शन नहीं है, स्पीड में हम लोगों का केवल वो जो 40 किलोमीटर पर आवर है वही प्रेजेंट है, तो वो स्केलर हुआ।
जब कभी भी हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन रहता है, जैसे कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसे हुआ, जैसे ये ए एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ठीक है। आपको सी में पहुंचना है, तो पहले आप क्या किए, ए से बी में गए, अपने फ्रेंड से मिले और फिर फ्रेंड के साथ फिर आप सी में गए। हम आपको बोले कि फ्रेंड से मिलने का क्या जरूरत है, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो ये हम आपको डायरेक्शन बता दिए जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आता है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोगों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट है। आया बात समझ में? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर, आशा करते हैं कि आपको अभी क्लियर होगा कि स्केलर किसको बोलते हैं और वेक्टर किसको बोलते हैं। लेकिन वर्क के केस में, वर्क हम लोग का भले ही हम लोग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि वर्क में हम लोगों का कोई डायरेक्शन नहीं रहता। अभी जैसे कि मान लीजिए कि हम आपको बोले हैं कि आप एक बुक को उठाकर अपने टेबल से किसी और टेबल में रखिए, तो हम क्या आपको बोले बुक उठा के रखने का, हम आपको ये नहीं बोले कि पहले बुक को आप नॉर्थ डायरेक्शन में ले जाइए फिर साउथ डायरेक्शन में जाके फिर रखिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। जब कभी भी वर्क डन होता है तो वर्क डन में कभी भी कोई डायरेक्शन का रोल नहीं रहता, केवल मैग्नीट्यूड रहता है। भले ही उसका जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट खुद वेक्टर क्वांटिटी क्यों ना हो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट हम लोग का स्केलर है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, और उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग का क्या है कि वर्क हमेशा हम लोगों का स्केलर होगा, क्योंकि वर्क का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। आया बात समझ में? तो यहां तक आशा करते हैं कि किसी को कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या बोले कि वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट बोलते हैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क का अपना कुछ ना कुछ यूनिट होगा, क्योंकि हम लोग जब भी कोई मेजरमेंट का चीज पढ़ते हैं तो उसका एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना यूनिट से हम नहीं समझेंगे कि कितना क्वांटिटी का बात किया गया है। आज अगर हम आपको बोले कि आप दुकान में गए हैं और वहां से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो आप वो मेंशन करेंगे कि आपको 1 केजी चाहिए कि 2 केजी पे चाहिए कि 500 ग्राम्स चाहिए। तो मतलब जब तक आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपका पर्टिकुलर वो सामान का क्वांटिटी बोलना मुश्किल है। तो वैसे ही हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, तो उस यूनिट को हम लोग समझेंगे। ऐसे तो हम लोग के फिजिकल साइंस में बहुत सारे यूनिट का कैटेगरीज है, जैसे सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, बहुत सारे यूनिट है। लेकिन हम लोग को बेसिकली जो यूनिट के ऊपर ध्यान देना है वो है सीजीएस और एसआई। आया बात समझ में? हम लोग को जो यूनिट के ऊपर ध्यान देना है वो है सीजीएस और एसआई। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटी, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकंड। ठीक है, सेंटी, ग्राम, सेकंड। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या है? हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ डॉट टी होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है, राइट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। और डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। इसी को हम लोग अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो वर्क का सीजीएस यूनिट हम लोगों का क्या हो गया? अर्ग हो गया। वैसे ही अगर हम एसआई यूनिट का बात करें, एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? एसआई का मतलब होता है सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये है। तो एसआई में हम लोग का यहाँ पे भी वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो सीजीएस यूनिट अगर वर्क का पूछेगा तो अर्ग होगा, एसआई यूनिट जब वर्क का पूछेगा तो जूल होगा, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। आया बात समझ में? इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है डायमेंशन। क्या आता है? डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है? डायमेंशन ऑफ वर्क होता है आपका, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन।
फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml_t⁻², और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ बताता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया ml²t⁻²। फोर्स का डायमेंशन ml_t⁻², ये कैसे आया? ये आप लोग जानते हैं कि फोर्स को हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स को हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ से। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग जानते हैं फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, और मास का डायमेंशन कैपिटल M हुआ, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन l⁻² होता है। तो वहां से हम लोग फोर्स का डायमेंशन यहाँ लिखे हैं, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम लोग का L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ को मेजर करता है, तो उस हिसाब से हम लोग का ml²t⁻², ये हम लोग का डायमेंशन हुआ। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि मेरे को इस जगह पे प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ तक आशा है कि आप लोगों को पता है कि कैसे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आया बात समझ में? और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब एग्जाम में भी आता है। ये केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के ही एग्जाम में नहीं, बाकी और भी जितने भी बोर्ड्स है सब में तो ये कॉमन चैप्टर है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। और अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट याद ना हो, तो ये हम लोग का प्रोसेस होता है इसको फाइंड आउट करने का। आया बात समझ में? कि डायमेंशन अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होता है, तो डायमेंशन ऑफ वर्क अगर किसी को डायरेक्ट ये नहीं याद आ रहा हो, तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में अगर बैठाएंगे तो वहां से भी आप लोगों का आ जाएगा। आया बात समझ में? यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे मेरे को ये दिक्कत है, तो फिर हम लोग इस टॉपिक को एक बार पुनः फिर डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक में आप लोगों को दिक्कत होगा। आया बात समझ में? ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीजीएस और एसआई यूनिट में, सीजीएस एसआई यूनिट के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो हेडिंग देंगे रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये हम लोगों को अब ये देखना है कि रिलेशनशिप क्या है सीजीएस और एसआई यूनिट ऑफ वर्क का। हम लोग क्या जानते हैं, अभी हम आप लोगों को बताएं कि वर्क जो होता है वो जूल होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क बताता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1 न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रिलेशन है हम लोग का 10⁵ टाइम। ये हम लोग का फोर्स और मोशन वाले चैप्टर में है, जहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ का बारे में बताया गया है। वहां पे रिलेशन है हम लोग का सीजीएस और एसआई यूनिट ऑफ फोर्स के बीच में। तो वहां से हम लोग यहाँ 10⁵ टाइम लिखे हैं। ठीक है, इंटू 1 मीटर को, मीटर को जब हम लोग सीजीएस में सेंटीमीटर करते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 होगा, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से 10⁵ इंटू 10² 9 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे 10⁻7 हो गया। लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ पे अप्लाई हुआ है, क्योंकि दोनों अगर नंबर सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होता है। तो 5 + 2 7 हो गया, 9 सेंटीमीटर हुआ। तो 9 सेंटीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻7 अर्ग। आया बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो आप लोगों को ये रिलेशन पूछता है एग्जाम में कि 1 जूल इक्वल्स टू कितना अर्ग होगा, तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होगा। आया बात समझ में? कोई अगर यहाँ पे दिक्कत है तो बोलिएगा। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज को हम एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम लोग व्हेन अ वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, कब एक वर्क को हम लोग 1 जूल बोलते हैं। ये अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि कब एक वर्क को हम लोग 1 जूल बोलेंगे, तो इसका आंसर आपका बोर्ड में ही है। देखिए यहाँ पे लिखे 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 डिस्प्लेसमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वर्क को 1 जूल तभी बोलेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट में हम लोग 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो रहा है, तब बोलेंगे क्या कि उस ऑब्जेक्ट में जो वर्क डन हुआ वो 1 जूल का हुआ। आया बात समझ में? तो यहाँ पे इसका आंसर ये होगा कि कब एक वर्क को हम लोग 1 जूल बोलेंगे। वर्क को हम लोग 1 जूल तब बोलेंगे अगर उस ऑब्जेक्ट में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया हो और उसमें मूवमेंट जो हुआ हो, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, वो भी 1 मीटर का हुआ हो, तब हम उसको बोलेंगे क्या, 1 जूल ऑफ वर्क। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई अगर क्वेरीज है तो बोलिएगा।
ओके, यहां तक आशा करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो हम लोग के एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। ओके, हम लोग से पूछते हैं क्या, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क का हम लोगों का कितना टाइप है, वर्क का हम लोग का बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे तीन टाइप, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, नंबर 2 है नेगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क, और नंबर 3 है आप लोगों का नो वर्क, नो वर्क। ओके, ये तीन वर्क हम लोगों को पढ़ना होगा, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और नो वर्क। आया बात समझ में? तो टाइप्स ऑफ वर्क भी हम लोग के सिलेबस में है कि टाइप्स ऑफ वर्क में हम लोग का क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ वर्क में हम लोग का पॉजिटिव वर्क एक आता है, एक नेगेटिव वर्क आता है और एक नो वर्क आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि कब एक वर्क को हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलेंगे, कब एक वर्क को हम लोग नेगेटिव वर्क बोलेंगे और कब एक वर्क को हम लोग नो वर्क बोलेंगे। ओके, तो यहां तक सबको क्लियर हुआ? कोई दिक्कत अगर है तो बोलिएगा, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द लाइव क्लास भी लेने का। अगर आप लोग इंटरेस्ट आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस वे से हम आपको बता रहे हैं, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास भी होने का। अभी तो ये रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है, लेकिन लाइव क्लास भी हम बहुत जल्द शुरू करेंगे। बस आप लोगों का हमको रिव्यू चाहिए कि क्या आप लोग इस मेथड से, जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं, इसमें आप लोग सेटिस्फाइड है या नहीं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क का पहला पार्ट जो कि है पॉजिटिव वर्क। ओके ओके, शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में सबसे पहला है हम लोगों का पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क नंबर 1 में है पॉजिटिव वर्क। ओके, ये हम लोग का टाइप्स ऑफ वर्क में पहला है। पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं? पॉजिटिव मतलब हम लोग ये समझते हैं कि जहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। जैसे मान लीजिए ये एक डब्बा है, इस डब्बे में एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम ये मान के लीजिए अर्थ सरफेस में रखे हैं। अब यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि डब्बा जो यहाँ था, फोर्स को भी, ये बॉक्स जो यहाँ है, इस बॉक्स को यहाँ पे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स हम जिस डायरेक्शन में दे रहे हैं, ये बॉक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मतलब डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसको बोलेंगे, जब डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का सेम हो, उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे वर्क को हम लोग पॉजिटिव तभी बोलेंगे जब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, मतलब वर्क डन हम लोग का उसी डायरेक्शन में, या वर्क हम लोग बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स and displacement, direction of force and displacement are same, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। देखिए एग्जाम में आपको लेकिन बुक का डेफिनेशन लिखना होगा। ठीक है, जैसे जो स्टेटमेंट होता है डिफाइन वर्क या डिफाइन पॉजिटिव वर्क या कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे पूछना है, तो जैसे बुक में लिखा हुआ है आपको पूरा सेम वे में लिखना होगा। ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वर्क को पॉजिटिव कब बोलेंगे। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग का तब क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो ये हम लोग का हुआ पॉजिटिव वर्क। ठीक है, अब देखिए किसी किसी बुक में क्या है कि ये तो हम मान लिए, क्या ये हम मान लिए कि अर्थ सरफेस में हम इसको रखे थे और यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट उसी मूवमेंट में गया। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इस बॉक्स को रखे हैं, यहाँ पे ये बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को यहाँ रखे हैं। अब यहाँ पे एक धागा लगाए हैं और उस धागा को हम ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहे हैं। जैसे मान लीजिए धागा है, तो इस धागा को अगर हम खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो जो धागा है जो इसमें कनेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाता है, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या बनाता है, एंगल बनाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है। ठीक है, यहां पर ये है अर्थ सरफेस, यहां पर क्या है कि ये जो है एक धागा यहां पे लगा हुआ है ऐसे,
और ये अर्थ सरफेस के साथ एक एंगल बना है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। अगर आपका फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हम लोग का थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। ये थीटा क्या होगा, मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का सेम डायरेक्शन में होगा तब थीटा 0 हो जाएगा। इस केस में हम लोग का वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट होने की वजह से यहाँ पे कॉस थीटा है। जब वेक्टर प्रोडक्ट आप लोग क्लास 11 में पढ़िएगा, हम लोग का वेक्टर बोलकर एक चैप्टर्स है, अगर आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़िएगा वेक्टर, तब वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है। तो वो चीज अभी हम लोग का 9-10 वाले सिलेबस में नहीं है। हम लोग को बस इतना जान के रखना है कि थीटा जो है हम लोग का W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा हुआ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 होगा। अगर थीटा 0 होता है तो थीटा 0 होने का मतलब क्या हो गया कि अगर थीटा आपका 0 हो रहा है तो एफ डी कॉस 0। अब क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़िएगा कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो एफ डी इंटू वन, एफ डी इंटू वन यानी एफ डी। तो cos थीटा यानी cos 0 का वैल्यू हम लोग का 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग का W और एफ डी हम लोगों का इक्वल हुआ। हम लोग को cos का 3 वैल्यू जान के रखना होगा, यहाँ पे लिख के रखना है, cos का 3 वैल्यू जान के रखना होगा। cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, और cos 180 ये तीनों हमको लगेगा -1 होता है। तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पॉजिटिव वर्क आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पॉजिटिव वर्क हम लोग किसको बोलते हैं। क्लियर, पॉजिटिव वर्क किसको बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हम लोगों का नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा जैसे मान लीजिए कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रस्सी है, यहाँ पे एक इंसान है, बी एक इंसान है, ए बी 2 इंसान है। यहाँ पे 2 नंबर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक रस्सी है और उस रस्सी का एक एंड में एक पर्सन को रखे हैं और दूसरे एंड में बी पर्सन को रखे हैं। अब मान लेते हैं कि ए पर्सन जो है वो 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है इस रस्सी को अपने तरफ खींचने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, और बी जो है ये अपने तरफ खींचने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो क्योंकि इसका फोर्स इससे ज्यादा है, तो ये जो ए है ये अपनी तरफ फोर्स लगाने के बावजूद भी वो बी की तरफ खींचा चला जाएगा क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है। फिर से हम बोल रहे हैं, एक धागा है, इस धागा या एक रस्सी है जो भी, उसमें एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ये दोनों पर्सन को 2 टर्मिनल एंड में रखे हैं। ए को बोल रहे हैं क्या, उस रस्सी को अपने तरफ खींचने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और बी को बोले हैं क्या, उस रस्सी को अपने तरफ खींचने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब अगर हम ए को देखें तो ए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है अपने तरफ खींचने के लिए, लेकिन बी जो है ए से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ए जो है 10 न्यूटन का फोर्स अपने तरफ खींचने के बावजूद भी ए जो है वो बी की तरफ चला जा रहा है। तो इस केस में हम लोग ए को बोलेंगे क्या कि ए में नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि ए जो है अपने तरफ फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी उसका मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क होगा। आया बात समझ में। इसको अगर हम इस एंगल से समझे, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, यहाँ 2 तरफ एंड में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर फोर्स हम लोग का 10 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ है, यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स है। क्योंकि इसमें फोर्स ज्यादा है तो जो एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री कब होता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल को 180 बोलते हैं। आशा करते कि ये पता होगा आप लोगों को कि 180 क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क होगा। तो नेगेटिव वर्क में द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन of force and displacement, the direction of force and displacement are opposite। ये हमेशा ऑपोजिट होगा। आया बात समझ में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑपोजिट होगा, तब जाके ये नेगेटिव वर्क होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो W इक्वल्स टू क्या है, F डॉट डी cos 180 होगा। तो F डॉट डी cos 180 मतलब -1 ऊपर लिखे हैं, देख लीजिए।
तो यहाँ पे हम लोग का माइनस एफ डॉट डी, तो वर्क डन हम लोग का नेगेटिव हुआ। आया बात समझ में? तो बुक में भी देखिएगा ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बेसिस के ऊपर है। हम आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं और उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का क्या है, हम लोगों का ऑपोजिट होगा, तब जाकर ये हम लोगों का क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। आया बात समझ में? Any doubt regarding this two types of work, then you can ask in the comment box. Okay? आया बात समझ में? ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नो वर्क। ओके, नो वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नो वर्क हम लोग का क्या होता है, अब ये चीज देखेंगे। नेक्स्ट है नो वर्क। नो वर्क क्या होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे क्या, नो वर्क। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक इंसान है, ये इंसान जो है एक सूटकेस लिया हुआ है, ठीक है, एक सूटकेस लिया गया है। अब ये जो सूटकेस को लिया है, ये फोर्स सूटकेस में अपवर्ड डायरेक्शन पे किया है, लेकिन ये चल रहा है क्या, ये चल रहा है अर्थ सरफेस में हॉरिजॉन्टली। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टली और फोर्स अप्लाई हो रहा है वर्टिकली। आया बात समझ में? मतलब फोर्स ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट यहाँ की तरफ, तो ये हम लोग का 90 डिग्री बनाता है। तो जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस सूटकेस का हम क्या देख रहे हैं कि आपस में परपेंडिकुलर है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा तब वो हमेशा क्या होगा, नो वर्क होगा। आया बात समझ में? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, when force and displacement are perpendicular to each other, तब हम लोग का क्या होगा, तब हम लोग का ये नो वर्क होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो W इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90, एफ डी कॉस 90। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, एफ डी कॉस 90 में एफ डी कॉस 90 मतलब जीरो, तो मतलब जीरो। तो वर्क डन हम लोग का जीरो या नो वर्क कब कहलाएगा, जब हम देखेंगे क्या कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो वर्क क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग पावर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके। और इस वीडियो में आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर लिखिएगा। अगर कुछ चेंज करना हो या कुछ अगर हमको और मॉडिफाई फॉर्म में करना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास जब होगा या नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगा तब हम वो चीज़ उसमें डाल सके, जो चीज़ आप लोगों को रिक्वायरमेंट। अगर कोई बोलते हैं कि नहीं सर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तब भी ठीक है। अगर है वीडियो ओके तो आप लोग लीजिएगा ओके सर द वीडियो इज टोटली ओके, वी ऑल अंडरस्टूड है। अगर ऐसा आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग ये लिखिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है कि सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए या ये वाला जो आप बताए हैं इसको कोई और एग्जांपल से बताइए, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज़ करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।